अजीत डोभाल जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके जीवन पर धुरंधर जैसी कई फिल्में बन सकती हैं और हर फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा कमाने का दम रखती है। राजनीतिक पक्षपात के आरोपों से लेकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करने तक उनके जीवन में ऐसे ऐसे किस्से हैं जिन पर कई धुरंधर बन सकते हैं। वो इंसान जिनके लिए आईबी के नियम बदले गए, जिनके कारण पद की अवधि घटाई गई और बाद में एनएसए बनने के लिए नियम तक बदल दिए गए, उनका हर कदम एक धुरंधर कहानी है। भारत के डिफेंस एटीट्यूड को बदलने से लेकर घर में घुसकर मारेंगे जैसी सोच तक अजीत डोभाल ने सिर्फ फैसले नहीं लिए बल्कि पूरे देश का माइंडसेट बदल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक्स, धारा 370, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हर घटना अपने आप में एक धुरंधर है। और आज बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी अजीत डोभाल की झलक साफ दिखती है, उरी से लेकर धुरंधर जैसी फिल्मों तक। अजीत डोभाल वो शख्स है जिनकी असली अहमियत शायद आज हर किसी को समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया समझेगी। तो अगर आपको अपने देश से प्यार है, अजीत डोभाल पर गर्व है, तो आज हम आपको उनके जीवन के कुछ अहम किस्से शेयर करेंगे, जिन्हें सुनकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ कई योद्धा और महापुरुष जन्मे, लेकिन एक सच्चाई ऐसी भी है जो कहीं ना कहीं हमें कचोटती है। हमारे देश पर बार बार आक्रमण हुए, चाहे वो मुगल हों, अंग्रेज हों या अन्य विदेशी ताकतें, जिन्होंने हिंदुस्तान को ऐसी चोट दी जिससे उभरने में हमें सदियां लग गईं। लंबे समय तक हमारी सोच एक डिफेंसिव अप्रोच तक सीमित रही, लेकिन इतिहास ने करवट तब ली जब 2014 में अजीत डोभाल एनएसए बने। उसके बाद पहली बार देश ने एक नई आवाज सुनी, भारत अब घर में घुसकर मारता है। अब हम सिर्फ बचाव नहीं करते, जवाब भी देते हैं। कंधार की उस फ्लाइट में हवा तक भारी लग रही थी, हर चेहरा डर से जकड़ा हुआ था और उसी के बीच जहूर मिस्त्री हाथ में हथियार लिए कैबिन में घूम रहा था। उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी, हिंदू एक डरपोक कौम है, तुमको बचाने कोई नहीं आएगा। अचानक उसने एक यात्री को सीट से खींचकर खड़ा कर दिया। पूरा कैबिन सन्नाटे में डूब गया, कोई हिल भी नहीं रहा था। सबकी नजरें उसी एक पल पर टिक गईं। तभी उसने चाकू निकाला और एक यात्री को मार दिया। फिर कुछ ही सेकंड में ऐसा हुआ जिसने पूरे विमान में बैठे हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। इसी दौरान भारत की तरफ से बातचीत की जिम्मेदारी अजीत डोभाल जैसे अधिकारी पर थी, जो सामने बैठकर हर शब्द को तौल रहे थे, क्योंकि उनके हर फैसले के पीछे सैकड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई थी। लेकिन उस समय हालात ऐसे थे जहां हर विकल्प अधूरा और हर कदम जोखिम भरा था। वो पल वहीं खत्म नहीं हुआ, वो एक याद बन गया, एक ऐसा घाव जो समय के साथ दब तो गया लेकिन मिटा नहीं। डोभाल साहब वो शख्स है जो एक बाज की तरह अपने शिकार पर नजर बनाए रखते हैं। सालों तक सही समय का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है उसी बाज की तरह इतनी सटीक और तेजी से वार करते हैं कि दुश्मन को संभलने का एक भी मौका नहीं मिलता और खेल वहीं खत्म हो जाता है। कंधार का बदला अजीत डोभाल जी ने कैसे लिया, ये हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए अजीत डोभाल के कुछ ऐसे साहसिक और अद्भुत कार्यों पर नजर डालते हैं जो आपको उन पर और भी अधिक गर्व महसूस कराएंगे। 1970 का दशक था जब भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मिजोरम की पहाड़ियों में बगावत की आग तेजी से फैल रही थी। लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था और चारों तरफ हिंसा, डर और अस्थिरता का ऐसा माहौल बन चुका था जिसने भारत की एकता को सीधी चुनौती दे दी थी। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बंदूक से नहीं, दिमाग से इस विद्रोह को खत्म कर सके। और इसी समय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने सबसे तेज और जोखिम उठाने वाले अधिकारी अजीत डोभाल को मिजोरम भेजने का फैसला किया। अभी उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बदलकर अपनी पत्नी अरुणी के साथ मिजोरम में प्रवेश किया और वहां पहुंचकर उन्होंने सीधा युद्ध नहीं बल्कि विद्रोह की जड़ों को समझने की रणनीति अपनाई।
जहां उन्हें पता चला कि लाल डेंगा की असली ताकत उसके 7 कमांडर्स है और अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो पूरा आंदोलन अपने आप बिखर जाएगा। यहीं से एक ऐसा प्लान तैयार हुआ जो किसी भी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन्हीं 7 कमांडर्स को अपने घर खाने पर बुलाया। अपनी पत्नी से कहा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए मिजो खाना तैयार किया जाए। लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर हथियारों से लैस खतरनाक आतंकवादी थे और बाहर भी पहरा लगा हुआ था। फिर भी डोभाल शांत रहे और उन्होंने बातचीत के दौरान ऐसा माहौल बनाया कि 7 में से 6 कमांडर भारत सरकार के पक्ष में आ गए और लाल डेंगा को अंततः समझौता करना पड़ा, जिससे मिजोरम में शांति स्थापित हुई और एक बड़े विद्रोह का अंत हो गया। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय से जीते जाते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अभी बाकी था और अगला अध्याय शुरू होता है भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान में, जहां हर कदम पर मौत का खतरा था और हर गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती थी। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से आगे बढ़ा रहा था, तब भारत को इसकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी था और इस मिशन के लिए फिर वही नाम चुना गया, अजीत डोभाल, जिन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी, इस्लामिक परंपराएं सीखीं, भाषा और लहजा अपनाया और एक भिखारी के रूप में पाकिस्तान के कहूटा पहुंच गए, जहां खान रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। महीनों तक वो उस सेंटर के बाहर बैठकर भीख मांगते रहे, लेकिन असल में वो हर छोटे बड़े व्यक्ति से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, गार्ड से लेकर कर्मचारियों तक से दोस्ती कर रहे थे और उनकी बातचीत के छोटे छोटे टुकड़ों से बड़े बड़े रहस्य जोड़ रहे थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है, तब उन्हें इसका सबूत चाहिए था और इसके लिए उन्होंने एक बेहद अनोखी रणनीति अपनाई, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिकों के बाल इकट्ठा करके भारत भेजे, जिनकी जांच में रेडिएशन के प्रमाण मिले और यह पुष्टि हो गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक वैज्ञानिक को ब्लैकमेल करके उससे ब्लूप्रिंट हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वो योजना पूरी नहीं हो पाई। फिर भी डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में रहकर लगातार भारत को अहम जानकारी देते रहे और कई बार पकड़े जाने के बेहद करीब पहुंचकर भी अपनी सूझबूझ से बच निकले। एक बार भीड़ में उनकी नकली दाढ़ी उतर गई और दूसरी बार उनकी पहचान पर शक हुआ, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और बिना घबराए वहां से निकलकर अपने मिशन को जारी रखा, जो उनकी मानसिक मजबूती और ट्रेनिंग का सबसे बड़ा उदाहरण था। भारत लौटने के बाद भी उनका काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि पंजाब में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था और उन्होंने वहां भी दुश्मनों के बीच घुसकर उनकी पूरी रणनीति समझी, जिसका इस्तेमाल बाद में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में किया गया, जिससे आतंकवाद की कमर टूट गई। इसके बाद कश्मीर में भी उन्होंने एक बड़े आतंकी को अपनी तरफ करके न सिर्फ आतंकवाद को कमजोर किया, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में भी योगदान दिया, जो उनकी नेगोशिएशन स्किल्स का एक और उदाहरण था। कश्मीर की वादियों में उस समय हालात सामान्य नहीं थे, क्योंकि सड़कों पर अक्सर कर्फ्यू लगा रहता था। रात होते ही गोलियों की आवाजें सुनाई देती थी, पत्थरबाजी आम हो चुकी थी और कई इलाकों में लोग अपने ही घरों में कैद होकर डर के साए में जी रहे थे, जहां हर दिन ये अनिश्चित था कि अगला निशाना कौन बनेगा। इसी माहौल में बुरहान वानी एक ऐसा चेहरा बन चुका था जो बंदूक के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के दिमाग में जगह बना रहा था। उन्हें ये यकीन दिला रहा था कि ये रास्ता सही है और धीरे धीरे घाटी में एक ऐसी सोच फैल रही थी जो हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रही थी। ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा था, बल्कि ये एक ऐसा दौर बन चुका था जहां डर, गुस्सा और भटकाव मिलकर एक नई समस्या पैदा कर रहे थे और अगर इसे समय रहते नहीं रोका जाता तो ये स्थिति और गहरी हो सकती थी। इसी दौरान अजीत डोभाल के नेतृत्व में उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी गई, उसके ठिकानों और मूवमेंट को समझा गया और बिना जल्दबाजी किए सही समय का इंतजार किया गया, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में एक गलत कदम कई जानों को खतरे में डाल सकता था। फिर एक सटीक इनपुट के आधार पर अचानक कार्रवाई की गई,
एक तेज और निर्णायक ऑपरेशन हुआ और कुछ ही समय में वो नाम जो घाटी में एक प्रतीक बन चुका था खत्म कर दिया गया, जिससे ये साफ संदेश गया कि अब भारत खतरे को बढ़ने का इंतजार नहीं करता। 2014 इराक की धरती पर आग लगी हुई थी। मोसुल गिरा, तिक्रित गिरा, आईसिस के काले झंडे हर शहर पर लहरा रहे थे। इराकी फौज भाग रही थी, हथियार फेंककर, वर्दियां उतारकर। अमेरिका चुप था, यूरोप चुप था, पूरी दुनिया बस देख रही थी। और इसी नरक के बीचों बीच तिक्रित के एक अस्पताल में 46 भारतीय नर्सें फंसी थीं। बाहर आईसिस के लड़ाके गश्त कर रहे थे। अस्पताल की खिड़कियों से धमाकों की गूंज आ रही थी। फोन पर घरवाले चीख रहे थे। खबरों में बस लाशों की गिनती चल रही थी और वो 46 औरतें एक कमरे में बैठी थीं, ये नहीं जानती कि अगला सूरज देखने को मिलेगा या नहीं। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में एक आदमी ने फोन उठाया। अजीत डोवल। नए नए एनएसए बने थे, लेकिन नए सिर्फ पद पर थे, खेल पुराना था। ये वही शख्स था जिसने 7 साल पाकिस्तान में छद्मवेश में गुजारे, आईएसआई की नाक के नीचे। वही जो मिजोरम में अकेला विद्रोहियों के बीच गया, बिना बंदूक, बिना बख्तरबंद गाड़ी, और जिंदा लौटा। वही जिसने कंधार हाईजैकिंग में सबसे पहले कहा था कि आतंकियों के आगे मत झुको। उस दिन किसी ने नहीं सुना। आज वो खुद फैसला लेने की कुर्सी पर बैठा था। डोवल ने पहला काम किया, अपना दशकों पुराना खुफिया नेटवर्क जगाया। मध्य पूर्व में जमीन पर जो भारत की आंखें और कान थे, सबको एक साथ सक्रिय किया। कौन किस गुट का है, कौन सा रास्ता खुला है, किसकी बात कहां सुनी जाती है, सब जानकारी एक एक करके जुटाई गई। बैक चैनल के जरिए बिना किसी सार्वजनिक बयान के भारत ने आईसिस तक सीधा संदेश पहुंचाया। छोटा मगर जहरीला। इन नर्सों को खरोच भी आई तो नतीजे इराक की सीमाओं के पार तक जाएंगे। खाली धमकी नहीं थी, डोवल ने उस संदेश के पीछे असली दबाव खड़ा किया। ऐसा दबाव जिसमें इरादे की कोई कमी नहीं थी। आईसिस उन दिनों सरकारें गिरा रहा था, फौजें तबाह कर रहा था, लेकिन डोवल ने वो किया जो अमेरिका और यूरोप नहीं कर पाए। दबाव और खुफिया ताकत का ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन को भी रुककर सोचना पड़ा। जमीन पर हालात हर घंटे बदल रहे थे। सुबह का सुरक्षित रास्ता दोपहर को जंग का मैदान बन जाता। कल का संपर्क सूत्र आज लापता। डोवल हर बदलाव के साथ रणनीति बदल रहे थे, तेजी से, ठंडे दिमाग से। फिर रास्ता खुला। एक एक करके सभी 46 नर्सें बाहर निकाली गईं। कोई गोली नहीं चली, कोई बम नहीं गिरा। चुपचाप, सफाई से, जैसे कोई उस्ताद अपनी आखिरी चाल चल रहा हो। नर्सें भारत लौटी। हवाई अड्डे पर परिवार रो रहे थे, टीवी कैमरों पर राहत के चेहरे। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि पर्दे के पीछे कितनी रातें बिना नींद गुजरी, कितनी बार योजना ध्वस्त हुई, कितनी बार लगा कि अब सब खत्म। 2014 के बाद भारत की काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी में जो बदलाव आया, वो सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अजीत डोवाल के नेतृत्व में उसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट किया गया। और पहली बार ये साफ दिखा कि इंडिया रिएक्टिव अप्रोच से निकलकर प्रोएक्टिव, प्रिसीजन बेस्ड रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ चुका है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में क्रॉस बॉर्डर लॉन्च पैड्स की रियल टाइम सर्विलेंस की गई। ह्यूमन इनपुट्स को टेक्निकल इंटरसेप्ट्स के साथ मर्ज करके एग्जैक्ट टारगेट कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई किए गए और एक लिमिटेड विंडो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें स्पेशल फोर्सेस ने एलओसी पार करके मल्टीपल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया और बिना प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट के एक्सट्रैक्शन कंप्लीट किया, जो पहले की पॉलिसी फ्रेमवर्क में रेयरली सीन था। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि एस्केलेशन कंट्रोल के साथ कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन का मॉडल था, जहां मैसेज क्लियर था लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसके बाद इसी फ्रेमवर्क को और रिफाइन करते हुए कोवर्ट ऑपरेशंस का एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसे 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, जहां डायरेक्ट विजिबिलिटी के बिना हाई वैल्यू टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके प्रिसीजन बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन किया गया, जिसमें मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, लेयर्ड इंटेलिजेंस फ्यूजन और मिनिमल फुटप्रिंट एग्जीक्यूशन पर फोकस रखा गया। इस ऑपरेशन में ऑब्जेक्टिव सिर्फ टारगेट एलिमिनेशन नहीं था, बल्कि सस्टेन्ड स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट करना था, जहां एक्शन दिखाई कम दे लेकिन असर लगातार बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अप्रोच भारत के ट्रेडिशनल डिफेंसिव पोस्चर से पूरी तरह अलग थी,
क्योंकि पहले ऐसी क्रॉस बॉर्डर प्रिसिजन कार्रवाई या तो सीमित थी या पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन अब ये एक डिफाइंड डॉक्ट्रिन बन चुकी थी। और यही वो बदलाव था जिसने साफ कर दिया कि ये सिर्फ ऑपरेशंस नहीं थे, ये अजीत डोवल के स्ट्रेटेजिक विजन का एग्जीक्यूशन था, जिसने इंडिया को वेट करने वाले देश से स्ट्राइक करने वाला देश बना दिया। कराची की भीड़ भाड़ वाली सड़क, दोपहर का समय, दुकानें खुली हुई थीं और उसी भीड़ के बीच एक छोटी सी दुकान के अंदर खड़ा था ज़ाहुर मिस्त्री, एक ऐसा नाम जो सालों पहले कंधार हाईजैक से जुड़ा था, लेकिन अब बाहर से एक आम दुकानदार की तरह दिख रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक सड़क पर एक बाइक आकर धीमी हुई। 2 लोग उतरे, चेहरे ढके हुए, चाल सीधी दुकान की तरफ, बिना किसी हिचकिचाहट के। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड का खेल था। दुकान के अंदर कदम रखते ही उन्होंने बिना समय गवाए सीधे फायर खोला। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ सटीक और लगातार गोलियां। और इससे पहले कि आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते, सब खत्म हो चुका था। ज़ाहुर मिस्त्री जमीन पर गिर चुका था। वही आदमी जिसने कभी एक विमान के अंदर डर फैलाया था, अब खुद उसी अचानक हमले का शिकार बन चुका था। हमलावर उतनी ही तेजी से बाहर निकले जितनी तेजी से अंदर आए थे। बाइक स्टार्ट हुई और कुछ ही सेकंड में भीड़ के बीच गायब हो गए। जिसने कभी डर बनाया था, उसका अंत भी उसी अचानक और बेरहम तरीके से हुआ। अजीत डोभाल जी के ऐसे कई साहसिक और निर्णायक कार्य हैं जिनसे हमारे देश को कई बार सुरक्षा मिली है। अगर आप अजीत डोभाल जी पर और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।